एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सरकार ने आज वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर दिया है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पूर्व फौजियों ने सरकार का फॉर्मूला ठुकरा दिया है। आज सरकार ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन पर फिलहाल 10 से 12 हजार करोड़ खर्च होंगे। अब सवाल ये भी है कि क्या सरकार का वादा देश पर भारी पड़ने वाला है। Now that the issue of OROP is hopefully behind us, I appeal to the veterans to continue to contribute to the vital task of nation building and development. कुल टोटल सिर्फ एक पॉइंट सरकार का जो है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का मान लिया है, वही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और धन्यवाद करते हैं सरकार का। बाकी सारे के सारे पॉइंट हम रिजेक्ट करते हैं। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार और आंदोलनकारी फौजियों के बीच हुई इस टक्कर की सबसे बड़ी बात यह है कि वीआरएस के मुद्दे पर सरकार और प्रदर्शनकारी फौजियों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। सरकार ने कहा है कि जो सैनिक वीआरएस लेंगे उन्हें वन रैंक वन पेंशन के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ पूर्व सैनिक खुद को वॉलेंट्री कहने पर ही नाराज हैं, क्योंकि उनके मुताबिक फौज में वीआरएस नहीं होता है, फौज में प्री मैच्योर रिटायरमेंट होता है। Personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. फौज के अंदर वीआरएस नहीं होता और उनको ये बात समझ आ गई है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट अगर वॉलंटरी है तो वन रैंक वन पेंशन लागू होना चाहिए। वीआरएस के मुद्दे के अलावा दूसरे मुद्दों पर भी सरकार और फौजियों के बीच टकराव है। वन रैंक वन पेंशन के लिए सरकार ने 5 साल में पेंशन समीक्षा का फैसला लिया है, जबकि पूर्व सैनिक चाहते हैं कि पेंशन की समीक्षा हर 2 साल पर की जाए। In future, the pension would be refixed every 5 years. हम ये 5 साल का टाइम है उसको भी टोटली रिजेक्ट करते हैं। वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की तारीख को लेकर भी सरकार और सैनिकों के बीच सहमति नहीं बन पाई। सरकार 1 जुलाई 2014 से इसे लागू करना चाहती है, जबकि पूर्व सैनिकों की मांग है कि इसे अप्रैल 2014 से लागू किया जाए। इसी तरह वन रैंक वन पेंशन के दूसरे अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार ने जो एक सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया है, पूर्व सैनिक उस आयोग में अपने सदस्यों को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। One member judicial committee would be constituted which will give its report in 6 months. अगर कमेटी आपने ऑर्डर करनी है तो वो 5 मेंबर की कमेटी होगी, जिसमें 3 मेंबर हमारे वेटरन्स के होंगे, 1 मेंबर सर्विंग का होगा और 1 डिफेंस मिनिस्टर साहब कोई भी डिटेल कर सकते हैं। सरकार ने बहुत माथापच्ची के बाद ओआरओपी का ऐलान किया था, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठे आंदोलनकारी पूर्व सैनिकों ने सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया और आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। देखना होगा कि सरकार अब इस पर क्या रणनीति अपनाती है। चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल यह कि सरकार का वादा क्या देश पर भारी होगा। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन पर भारी भरकम जो खर्च आएगा उसका बोझ कौन उठाएगा, और मर्जी से रिटायरमेंट पर वन रैंक वन पेंशन का झगड़ा आखिर कैसे सुलझेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ इसके अलावा शंकर अय्यर मौजूद हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डिफेंस इंडियन एक्सप्रेस सुशांत सिंह मौजूद हैं। हमारे साथ विंग कमांडर सीके शर्मा और हमारे साथ अमृत कपूर ब्रिगेडियर मौजूद हैं। इन सबसे बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले संबित, आपसे मेरा सवाल कि आपने सरकार ने एक अहम ऐलान किया, आपकी सरकार ने एक अहम ऐलान किया, लेकिन अभी भी जो सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं वो उससे खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि उनकी ज्यादातर मांगों को माना नहीं गया है। खासतौर पर वीआरएस शब्द का इस्तेमाल किया रक्षा मंत्री ने, उसी से वो नाराज है। उन्होंने कहा कि वीआरएस तो हम लेते ही नहीं है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट होता है। तो ऐलान भी किया और खुश भी नहीं हुए सैनिक, वो संतुष्ट भी नहीं है इससे। देखिए सुमेरा, मोटा मोटी 2-1 बातें यहां समझने की आवश्यकता है। आप देखिए 1973 में जैसे इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जो पेंशन था सैनिकों का उसको 70% से कम करके 30% कर दिया था, तब से ये वन रैंक वन पेंशन का युद्ध आरंभ हुआ।
उसके बीच जितनी भी सरकारें हुई, खास करके कांग्रेस की सरकारों ने बिल्कुल वन रैंक वन पेंशन को नकार दिया। और आपको वो शब्द भी याद होंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के इस्तेमाल किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, टेक्निकली एंड फाइनेंशियली वन रैंक वन पेंशन इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। होशियारी कमेटी ने 1300 करोड़ की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था 1000 करोड़ दे दिया गया, इफेक्टिवली 235 करोड़ देना बाकी है। सोनिया गांधी जी के कहने पर मनमोहन सिंह जी ने फरवरी 2014 में 500 करोड़ का झुंझुना पकड़ाया। 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अब ये सरकार दे रही है। तो ये एक लार्जली एक विक्ट्री है, ये एक इतिहास है, ये ऐतिहासिक पल है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे बिंदु और कंटेंशन के हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसको आयरन आउट लेकिन संबित, अभी के मौजूदा आर्थिक हालात में देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये 10 से 12,000 करोड़ जो सरकार खर्च करने वाली है, ये वादा बहुत भारी तो नहीं पड़ने वाला है देश को? देखिए, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरफ ब्रह्म हत्या, उस प्रकार गौ हत्या होगा, नहीं दो तो आप पूछेंगे ये सरकार कैसी निकम्मी सरकार है। हमारा काम सवाल पूछना है सर, नहीं वो अच्छे लगे या दे दिया तो आप पूछ रहे हैं अब देश का क्या होगा। ये भी एक पक्ष है ना, ये भी एक पक्ष है। तभी तो मैं मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको सवाल पूछना है, ये लोकतांत्रिक देश है, आपका अधिकार है, जवाब देना मेरा अधिकार है। तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार ने बाकी सभी सरकारों से उलट ये सोचा और यही समझा कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी इज्जत देश की इज्जत है, उनकी इज्जत रखना है, उनके रेस्पेक्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, चाहे एक्स्ट्रा काम करके, चाहे किसी प्रकार से भी प्रोविजन करके वन रैंक वन पेंशन को सत्य क्यों नहीं बनाया जाए। यही तो फर्क है मनमोहन जी और मोदी जी में, यही तो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। शंकर, चाहे किसी भी तरह से इसको किया जाए, कहीं से भी किया जाए, क्या ये नौबत आएगी? क्योंकि जिस तरह के खर्च की बात हो रही है, 10 से 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्या ये भारी पड़ने वाला है वादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक आंकड़े पर कोई देश की $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे कोई भारी पड़ेगा। 12,000 करोड़ डिफेंस बजट के प्रोपोर्शन में देखेंगे तो बड़ा सम है और एक बड़ी सहूलियत की गई है। जो डर है फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो इस 12,000 करोड़ को लेकर नहीं है। डर ये है कि आगे चल के जब पे कमीशन रिपोर्ट आएगा और सारे रिपोर्ट आएंगे तो एक नया गुट जंतर मंतर नहीं पहुंच जाए, एक नया गुट सेम डिमांड ना रखे। क्योंकि इन प्रिंसिपल ये सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए है और जो 35 साल पे रिटायर होते हैं वो, लेकिन ऐसे कोई रोक नहीं है लोकतंत्र में कि अगला ग्रुप ये डिमांड नहीं करेंगे। तो पहला भय वो है। दूसरा, ये जो प्रॉब्लम है जो 1 ईयर 5 ईयर का है, तो इसमें एक मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो सकता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मैं समझता हूं कि सरकार ने इसलिए एक न्यायिक कमीशन अपॉइंट किया और उसमें कुछ सोच बूझ के उस पर डिसीजन लेंगे। इस पर सुशांत सिंह हमारे साथ मौजूद है। देखो, इंडियन तो एक्सप्रेस जो से पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में इसमें समझ आएगा। और जी ठीक है, सुशांत सिंह इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी शंकर, ऐसा है कि जो डिफेंस पेंशन्स हैं वो डिफेंस बजट के अंदर काउंट नहीं होती हैं। डिफेंस पेंशन्स अभी कुछ 54,500 करोड़ रुपए इस साल का है और 8 से 10,000 करोड़ इस साल के लिए रक्षा मंत्री ने अनाउंस किया और कहा 10 से 12,000 करोड़ पीछे के जो एरियर्स हैं उनको पे करने के लिए होगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा ये रकम आगे जाकर बढ़ती जाएगी, जो सिर्फ फौजी पेंशनर्स हैं उनके लिए ही। अभी ये कहना कि सीआरपीएफ या बीएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोग भी जाके इस तरह की डिमांड करेंगे और उसका खतरा है, वह तो अलग खतरा है। ये खतरा अभी शायद जो वित्त मंत्री को और जो सरकार को अभी इसी डिमांड से, इसी ओआरओपी डिमांड से अगले 4 वर्ष 5 वर्ष या 10 वर्ष के अंदर इसका क्या असर होगा उसका भी खतरा है। अमृत कपूर साहब, क्या इसका खतरा है सरकार को? और वो जो आपकी एक बड़ी मांग है कि 5 साल में समीक्षा ना हो, 2 साल में हो, इसी वजह से उस पर भी आगे नहीं बढ़ रही है फिलहाल सरकार, और ये प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है ये पूरा मामला। जो हमारा मेन एक ही कंटेंशियस इशू था वो यही था कि इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन एनुअली, और वो इन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली और इन्होंने उस चीज़ को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है बाय इंजेक्टिंग VRSS, जो कि परसों तक नहीं था। ये कल जब ये डेलिब्रेट लीक आई मीडिया में तो इसको किया गया।
तो वो इस ए नॉन इशू, ये इट इज़ नथिंग रिलेटेड विद दैट, दैट्स ए सेपरेट इशू। वो इन्होंने बीच में कर दिया ताकि हम लोग, हमारी प्रायोरिटीज़ बदली हो जाएं 1 साल 5 साल। अगर 1 साल के बाद में रिव्यू नहीं होता, आपकी पेंशन इक्वलाइजेशन नहीं होती, देन इट इज़ नॉट 1 रैंक 1 पेंशन, दैट इट इज़ 1 रैंक 5 pensions. Then don't call it. The government should be bold enough to say we cannot afford to give you OROP. Don't call it OROP. Then call it enhanced pension fixation. We are grateful कि इन्होंने चलो 2014 तक कर इन्होंने वो कर दिया, इक्वलाइजेशन कर दिया। लेकिन अब जो 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ये है कि एनी एनहांसमेंट विल बी पास डाउन टू द प्रीवियस पीपल ऑल्सो, विच इज नॉट हैपनिंग, विच विल हैपन आफ्टर 5 years. तो वो 5 years के अंदर आपको आपका ये कहना है कि दे भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं दे रहे हैं। अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो सिर्फ हर साल देने की इज ओनली अप टू 80 crores, इट्स ओनली 80 crores। और ये जो ऐसे कहानी बता रहे हैं, बंकम बता रहे हैं 10,000 12,000 करोड़, 8,000 3,300 करोड़ है, और जो एनुअल इंक्रीमेंट इज ओनली 80 करोड़। इट इज ओनली अबाउट 1 to 1.5% ऑफ दैट अमाउंट। तो वो लेकिन सरकार तो इतने बड़े फिगर की बात कर रही है ना। पता नहीं कहां से ये फिगर्स आती हैं, क्योंकि ये सारी फिगर्स मिनिस्ट्री, हमारी आर्मी हेडक्वार्टर ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बना के दी हैं। ऑल वी आर ऑल प्रिवी टू दैट, वी नो इट। ये सिर्फ मिसलीड करने के लिए बोला गया। संबित, इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, क्यों इस तरह के बड़े बड़े फिर आंकड़ों की बात हो रही है? क्या अपनी उपलब्धि को बड़ा करके दिखाने की कोशिश हो रही है? संबित जी, मैं आ रही हूं आलोक आपके पास। संबित से एक छोटी सी इस पर प्रतिक्रिया ले लूं। जी संबित। देखिए, मैं बहुत रेस्पेक्टफुली कहूंगा, अमृत जी बड़े हैं, हमारे पिता की उम्र के हैं, मगर जो सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद देश के रक्षा मंत्री ने जो फिगर्स रिलीज किए हैं उसको मैं बंकम नहीं कह सकता हूं। मैं कहूंगा आई स्टैंड बाय व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैज सेड। बहुत कैलकुलेशन, डॉक्टर अजय कुमार की प्रतिक्रिया यहां पर ले लेते हैं पश्चात, और जिस मंच पे तीनों, एक बात याद रखिए, उस मंच पे तीनों अध्यक्ष मौजूद थे, सेना के, वायुसेना के, मौजूदगी में झूठ बोलनी चाहिए कह दिया संबित आपने। मुझे आपकी छोटी प्रतिक्रिया चाहिए थी। जी डॉक्टर अजय कुमार, लेकिन क्या आपकी सरकार, यूपीए सरकार इस वजह से ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना बड़ा बोझ पड़ने वाला था, इसलिए आप उसे टाल रहे थे? देखिए, एक चीज है, मैं संबित पात्रा जी से बोलता हूं कि जो बीजेपी के जो आदत है जुमले बोलने का, पहले तो इंदिरा गांधी जी के समय में 70% से 33 नहीं हुआ था, वो 70% से 50% जो पेंशन की गई थी। अरे आज आपको मौन धारण करके घर में बैठना चाहिए था, आप यहाँ प्रवचन करने क्यों आए? राजनीति नहीं करिए, मुद्दे पर रहते हैं। संबित पात्रा, ठीक है, संबित पात्रा, सबर कीजिए, सबर कीजिए, ठीक है, शालीनता दिखाइए। पहले तो है कि ये पहले बात है, ये OROP नहीं है, ये मोदी जी के दूसरे जुमले हैं। जब 5 साल के अगर रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो ये OROP नहीं है। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में 3 बार पेंशन बढ़ाई। संबित पहले सुन लेते हैं, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसी तरह चर्चा हो पाएगी ना। 40 वर्षों तक OROP को अमली जमा नहीं पहुंचाने वाले, इस प्रकार से हमारे मोदी जी के विषय में बोलेंगे OROP को लेकर। एक पैसा तक नहीं दिया OROP के लिए, 500 करोड़ का झुनझुना पकड़ाया, और यहाँ जन्माष्टमी के दिन आके प्रवचन कर रहे हैं। एक मिनट संबित सुन लेते ना, फिर आपको मौका दूंगी मैं। ठीक है अजय, आप अपनी बात रखिए। जो बड़ बोलापन है आप में है, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने इसको नहीं लागू किया जिस तरह से वादा किया गया? आंकड़े की बात है, 2000 एक मिनट सुमेरा जी, बोलिए। एक मिनट सुमेरा जी, 2004 से 2014 के बीच में सरकार ने पूरी कोशिश की थी, तो 7,500 करोड़ के आसपास पेंशन बढ़ाने का कोशिश था, लेकिन वो OROP नहीं था। वो जो सरकार जाने वाली थी चुनाव, क्योंकि 2014 का चुनाव था, तो अब वो सरकार 500 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीने का समय है, उससे ज्यादा प्रावधान नहीं कर सकती है। तीसरी बात है, ये क्या OROP है? VRS तो सूट बूट की सरकार का शब्द है, ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट होता है। लेकिन ये जो उद्योगपति वाले सरकार है, परसों तो 40,000 करोड़ की छूट कहां से आया इस बीच में? मॉरिशियस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और एक ही संबित सवाल तो उठ रहा है ना, क्योंकि रक्षा मंत्री VRS कह रहा है, रक्षा मंत्री को तो पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट होता है, VRS होता है, तो सवाल तो उठेगा। रुक रहे कुछ देर के लिए, वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद है, उन्हें भी चर्चा में शामिल करेंगे।
हम चर्चा कर रहे हैं सरकार की तरफ से आज 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया गया, लेकिन उसको लेकर पूर्व सैनिक जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी ज्यादातर मांगों को मंजूर नहीं किया गया है। उन्हें मंजूर नहीं है सरकार का ये 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी भी मौजूद हैं। एसपी त्यागी साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो ये कहा गया है, जो वीआरएस की बात खासतौर पर हो रही है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जिन्होंने लिया है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, वो कितना बड़ा मुद्दा है पूर्व सैनिकों के लिए? जी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पेंशन है, जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन जो है वी हैव अर्नड इट। ये कोई हमको खैरात में नहीं बट रही है पेंशन। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बात कर रहा हूं, ये खाली आर्म फोर्सेस के लिए नहीं। तो अगर ये उन्होंने अर्न की है पेंशन, तो उनको अलग करना पहली बात तो गलत है। दूसरी बात ये तो बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम कि वीआरएस तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ। तीसरी बात यह कि भाई सिविलियन जो होते हैं उनको वीआरएस की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनको तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट की नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि उनकी तो तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं चाहे उन्हें प्रमोशन मिले या ना मिले। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती है। मुझे पता नहीं है कितने लोग हैं जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट में चले गए हैं। जनरल सतबीर का कहना है कि 40% हैं पेंशनर्स। चलिए अगर वो फिगर मान लें तो मेरे ख्याल में उनके साथ अन्याय है। ठीक है। विंग कमांडर सी के शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन ये तमाम मुद्दे, आप मौजूद थे उस बैठक में जो वित्त मंत्री, जो रक्षा मंत्री के साथ हुई, ये तमाम मुद्दे रखे गए थे आपकी तरफ से, क्या आश्वासन दिया गया था इसको लेकर? क्या आगे इस पर गौर करेगी सरकार? जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाला मुद्दा है खासतौर पर वो, और 5 साल में समीक्षा करने का जो मुद्दा है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा, हमें आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे हम उनके ऑफिस में गए थे, कि ये जो वीआरएस का मुद्दा है वो समझ गए हमारी बात कि ये लागू नहीं है। और उन्होंने साफ आश्वासन दिया हमें कि जैसे ही उनका मिनिस्ट्री का ऑर्डर निकलेगा वो उसमें वो करेक्शन कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा अनाउंस कर दिया गया है, अब लाइव है, अदरवाइज उन्होंने साफ हमें आश्वासन दिया था कि ये मुद्दा हट जाएगा। चलो मैं ये मानने को तैयार हूँ कि वो उसको वहाँ से अपने स्पीच में हटा नहीं सकी, लिखी जा चुकी थी। लेकिन जो इन्होंने जो बाकी जो काम किया है, सच बात ये है कि केवल ये कह दिया कि हमने, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने केवल ओआरओपी को अनाउंस किया है, जो कि 2 बारी पहले भी अनाउंस हो चुकी, पिछले 18 महीने में अनाउंस किया कि हाँ हम दे देंगे, विच मीन्स वन टाइम इंक्रीज दिया उन्होंने, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस तरह से लेटर ऑफ स्पिरिट में जो कह रही है सरकार लागू किया है वो नहीं किया है। बात करेंगे आगे इस मुद्दे पर और भी कि इसका असर क्या होने वाला है देश पर। रुक रहे हैं, कुछ देख ले, वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से। उस मुद्दे पर हमारे साथ शंकर अय्यर भी मौजूद है। शंकर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस भारी भरकम बोझ को, जो कहा जा रहा है कि आगे और बढ़ता भी जा सकता है, उसको कौन उठाएगा? शंकर की आवाज, शंकर की आवाज हम तक नहीं आ रही है किसी। जी शंकर, अब आपकी आवाज हमें मिल रही है, जी बोलिए। हाँ, नहीं, देश का जवान जो अपनी यंग एज देश के लिए देता है तो उस पर कोई प्लस माइनस होना नहीं चाहिए। लेकिन इश्यू एक बड़ा है, व्हाट डू द वेटरन्स वांट? उनको डिग्निटी चाहिए, और जब तक आप उनको 35 के एज के बाद प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की तरफ ना लें, तब तक आपके ऊपर ये पेंशन का भय चलते रहेगा। देखिए, इस देश में पुलिस फोर्स में 130 प्रति लाख का एवरेज है, जब होना चाहिए 200 लोग। तो पुलिस में लैटरल भर्ती हो सकती है, पैरामिलिट्री में लैटरल भर्ती हो सकती है, जो एनडीआरएफ है उसमें होनी चाहिए। सरकार को ये जो प्रोडक्टिव एज है, जो आदमी रिटायर होके आता है, जो जवान रिटायर होके आता है, उसकी प्रोडक्टिव एज को प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय करने के लिए कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। जैसे एक ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट डेटाबेस, या उसके लिए एक ऐप बनाइए जिसमें लोग
न्यू एम्प्लॉयमेंट मार्केट में शामिल हो, वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बने ऐसा तो नहीं है ना, वो और कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पेंशन देकर खुश कर दिया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए ना। डिग्निटी क्या इस तरह से नहीं मिल सकती? अमृत कपूर साहब, मैं शंकर को ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें फ़ौज में हम पिछले 40-50 साल से गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर रहे हैं। इसको हम लेटरल इंडक्शन भी करते हैं। शुरू के अंदर जब ये BSF खड़ी हुई थी और CRPF, तो ज़्यादातर कमांड स्ट्रक्चर भी और जवान भी हमारे फ़ौज से जाया करते थे। आस्ता आस्ता इनका जो अभी इनटेक 0 हो गया है। ये एक ट्रेंड मैन पावर है, एक नेशनल असेट है। इसको नेशनल असेट की तरह क्यों नहीं देखा जाता? और इसको एब्जॉर्ब कीजिए। जो आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि आपका जो पेंशनरी जो लोड है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि इन सब सर्विसेज के अंदर 60 साल तक सर्व करते हैं। हमारा जवान 35-37 साल में घर आ जाता है और उसके बाद में उसकी दुर्गति की जाती है। एक दुकान के बाद में एक ट्रेन सोल्जर, डिसिप्लिन सोल्जर, वो वहां एक डंडा लेके खड़ा है 4 से 6 हज़ार रुपए के लिए। शर्म आनी चाहिए हमारे देशवासियों को। लेकिन सीके शर्मा साहब, क्या जब जो पूर्व सैनिक है वो डिग्निटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पेंशन और वो नहीं, वो नहीं, पेंशन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हमें। सिर्फ पैसा नहीं चाहिए ना, डिग्निटी चाहिए। और पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो तो एक और बोझ पड़ रहा है देश पर। तो क्या ये सब नहीं किया जा सकता? क्या इस तरह से नहीं सोचा जा सकता इन मुद्दों पर भी? देखो, इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि लैटरल इंडक्शन भारतवर्ष में क्यों कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो देते हैं पुलिस वालों को वगैरह को, दैट इज एन इंडस्ट्री। जो लोकल अपने आपके जो MLAs और MPs और चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उसमें से पैसा बना रहे हैं। अगर आप लैटरल इंडक्शन करेंगे उनका तो पैसा गया। तो ये आप जितना कोशिश कर लो, जितना डिमांड करो, ये आपको मिलने नहीं वाला। तो एक बात। दूसरी बात, मैं ये वो जो बात फिर से आ रही जो आपने भी उठाई है कि ये भारतवर्ष पे जो खर्चा पड़ेगा ये हम सह सकेंगे कि नहीं। ये जो हवा बना दिया है ना मिनिस्ट्री वालों ने कि ये तो बहुत बढ़ जाएगा, इसको मैं यही मारना चाहता हूं। क्योंकि मैडम ये जो अगले 4 साल में ये सारा अमाउंट 0 तक आ जाएगा, कोई उसके बाद बढ़ेगा नहीं। क्यों? एक तो ये बात समझिए कि ये हर बारी जो 26 लाख एक्स सर्विसमैन है वो पे इंक्रीज, पेंशन इंक्रीज के लिए नहीं जा रहे। आपके मुताबिक ये हवा खड़ा किया जा रहा है? हाँ, उन 26 लाख में से ज्यादा 1 लाख जाएंगे जिनको इंक्रीमेंट मिलेगा। क्या ये हवा खड़ा किया जा रहा है या वाकई इतना बड़ा बोझ पड़ने वाला है? और क्या इसके लिए और कोई तरीका हो सकता था जिसमें कि डिग्निटी भी हो, जिससे कि ये जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है उसकी भी बात की जा सके? देखिए, जो रक्षा मंत्री के जो कैलकुलेशंस हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि 10 से 12 हज़ार करोड़ के एरियर्स इस साल और 8 से 10 हज़ार करोड़ का खर्चा इस साल, और जो कि खर्चा हर साल 8 से 10 हज़ार करोड़ से आगे ही बढ़ेगा। जहां तक विंग कमांडर सीके शर्मा वो सिर्फ इक्वलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि इक्वलाइजेशन की जो खर्चा है वह 4 साल के बराबर बाद शून्य हो जाएगा, पर जो OROP की वजह से खर्चा है वह तो हर पे कमीशन के साथ बढ़ेगा और वह कम नहीं होगा। ये तो शायद कहना गलत होगा। डिग्निटी वाली जो बात है वह आई थिंक वो बहुत जरूरी मुद्दा है और वह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसीलिए यह जरूरी था कि पॉलिटिकल आउटरीच होना चाहिए था वेटरन्स के प्रति, चाहे वो जंतर मंतर पर जाकर जो लोग भूख हड़ताल पर हैं उनसे मिलना, उनकी भूख हड़ताल को तोड़वाना, बनिस्बत इसके कि वेटरन्स जो कि यहाँ पर शायद टेलीविजन पर नहीं बोल रहे हैं पर अदरवाइज कहते हैं कि जो बगल में तंबू लगा के दूसरे लोगों को बिठाया गया वह सरकार की तरफ से किया गया। फूड डालने की कोशिश की गई वेटरन्स के बीच में। अभी भी जो VRS की बात उठाई जा रही है वह फूड डालने के लिए उठाई जा रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लोगों को इस तरह का जिस तरह की डिग्निटी की रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं करती है लोगों की। ठीक है, संबित इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात है, मैं इस पूरे OROP के प्रक्रिया को एक नहीं से हाँ की तरफ की कहानी देखता हूं। बहुत वर्षों तक इसमें जो मुद्दे अभी सुशांत ने उठाए, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं कि एक अलग से फूट डालने की कोशिश हो रही है, इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है और फूट डालने की कोशिश, उस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए 2 चीजें मैं बड़े स्पष्टता से बता दूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो वेटरन्स हैं, हमारे जो आर्मी के जवान हैं, उनमें डिग्निटी होनी चाहिए। आप ये एक ऐसा बात बता दीजिए कि मोदी सरकार ने 1.5 साल में कहीं डिग्निटी कम करने की कोशिश की हो। अगर डिग्निटी आज वैसा नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इतिहास उसके पीछे है। लैटरल एंट्री के विषय में बात की गई, आप खुद बताइए किसकी सरकार ने लैटरल एंट्री को मना कर दिया था? IPS का अपना एक कैडर होता है, अजय जी खुद IPS अफसर रहे हैं। IPS पुलिस का अपना कैडर होता है। इनको बताइएगा कि सरकार ने रोना धोना पूरा 5 साल इसी में जो है पार कर लेंगे। रोना धोने का काम पूरा 5 साल
संबित पात्रा हमको गाली देते हुए पार कराइए, अपना कुछ मत पास कीजिए। है ये सबको कुछ कीजिए काम। बीच में नहीं नहीं बोल रहा देखिए, था मैं बीच संबित को बोलने दीजिए, फिर आप बोलेगा। डॉक्टर पात्रा कुछ काम करके दिखाइए। इन लूजर्स को बताइए कि प्लीज हर बार चिल्लाने की काम मत इस करिए। तरह से बात नहीं करिए संबित। वो अजय जी, चुनाव में अजय सभी जी, हार ये में सब जाके आप Please, गांधी परिवार को बताइए काम करके दिखाना कैसे बात करें। डॉक्टर पात्रा, योर लैंग्वेज इज शेमफुल। आपने मुझे बोलने को कहा, शेमफुल, शर्म आनी चाहिए आपको। चिल्ला चिल्ला के हमें बोलेंगे। आप दोनों को देख रहे हैं लोग, आप दोनों को देख रहे हैं, थोड़ा सा शालीनता से बात कीजिए। मान नहीं रहे ना, उसका ख्याल करिए। यही तो बात है, इनको हर कोई कह रहे हैं ये मानते अजय जी बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। यही होता है आप दोनों के साथ, जब एक बोल रहा होता है तो दूसरा बोलता है और आप लोग मुद्दे को देखिए जो डिग्निटी की बात है, इतने सीरियस इशू पे अगर दो मेन पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से बहस करेंगी तो यही दर्शाता है कि किस तरह की डिग्निटी वेटरन्स को दी जा रही है इस तरह के सीरियस मुद्दे आप अपनी बात खत्म करिए ताकि मैं डॉक्टर अजय कुमार की प्रतिक्रिया लूं। और प्लीज अजय जी बीच में मत बोलेगा, जब संबित बोल रहे हैं संबित आप उनके बीच में मत बोलिएगा। जी बोलिए संबित। ठीक है जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जहां तक वीआरएस की बात कही गई है, आज खुद मैं रक्षा मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा कि 10-12 दिन बाद जब कंप्लीट रिपोर्ट आएगा तो उसमें बहुत कुछ और भी क्लियरेंसेस होगी। एक जो क्लियरेंस की बात है कि जो इंजर्ड होके रिटायरमेंट लेते हैं प्री मैच्योर, या जिनको डिसेबिलिटी के कारण लेना पड़ता है, या जिनको बोर्ड आउट, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सरकार बड़े पॉजिटिवली इन लोगों की तरफ देखने वाली है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सब हम सुन चुके हैं रक्षा मंत्री की तरफ से। सवाल ये था कि क्या सरकार प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के मुद्दे पर सैनिकों को बांटने की कोशिश कर रही है? डिवाइड एंड रूल। नहीं, आपको लग रहा है कि सैनिकों को बांटने की कोशिश की जा कह रहे हैं सैनिक? क्या सैनिक हमारे इतने समझदार नहीं है कि वो पॉलिटिक्स समझदार हैं इसलिए तो बता रहे हैं आपको। मैं तो नहीं आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें डिवाइड एंड रूल करने के लिए। आपने 26 जुलाई को विजय दिवस वाले दिन भी एक अन्ना जी को बुलाकर एक टेंट और लगा दिया था वहां पर, और सारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था वो। ये डिवाइड एंड रूल नहीं है तो और क्या है ये? नहीं सर, हर एक जगह में आप लोगों ने डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग बहुत इकट्ठे रहेंगे हमेशा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नहीं सर, देखिए संबित जहां तक संबित नहीं, हमेशा हमें इकट्ठा ही आप और हम भी। सर एक सेकंड सर, आप और हम भी अलग क्यों रहे? आप और हम भी तो देशवासी हैं, हम भी इकट्ठे हैं, यहाँ कोई अलग नहीं है। चाहे मतभेद हो सकते हैं, बातचीत हो रही है, कोई यहाँ अलग नहीं है, सब लेकिन एक और सवाल जो मैं यहाँ पर उठा रही थी, उसका ये आप खुद बताइए, उसका जवाब लेंगे वापस आकर। बेटे के नाते क्या राजनीतिक फायदे के लिए चुनावी वादे कर लिए जाते हैं, फिर उनको निभाना बहुत मुश्किल पड़ता है, उसका क्या असर पड़ता है? और ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मानी थी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, इसको लागू करने में इसलिए समय लग रहा है। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव के लिए वादा किया गया था और उसका क्या नतीजा होगा? रुक रहे हैं, कुछ देख ले, वापस आएंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन पर। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी भी मौजूद हैं। त्यागी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो आज रक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है, अगर आप होते सर्विस में तो क्या आप उनको सुझाव देते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट खासतौर पर उस मुद्दे को लेकर? देखिए, 2-3 बातें मैं जल्दी से कहना चाहता हूं, बिकॉज उसके बाद ये कांग्रेस और बीजेपी वाले अपना झगड़ा शुरू कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो मुबारकबाद दें सबको कि भाई हमारे जो फौजी लोग हैं, सैनिक लोग हैं, उनको कुछ आर्थिक फायदा तो होगा इससे जो आज ऐलान किया गया है। दूसरी बात ये टेक्निकली जो है इसको वन रैंक वन पेंशन कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो 5 साल वाला जो सिलसिला है, इसलिए वो ये कहते आए हैं कि अगर हर 5 साल में आप रिव्यू करेंगे तो वन रैंक वन पेंशन नहीं हो जाता, वो 1 रैंक 5 पेंशन हो जाता है। तो टेक्निकली तो ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, लेकिन सरकार ने सैनिकों के लिए कुछ आर्थिक सहायता तो बिल्कुल दी है, और ये इसके लिए बधाई है सरकार को भी और उन सैनिक भाइयों को भी जिनको फायदा होगा। लेकिन ये जो 2-4 चीजें आ गई हैं, ये एक तो ये वीआरएस वाला, ये वीआरएस आया कहां से? मैंने 44 साल नौकरी की है, लेकिन मैंने कभी वीआरएस नहीं सुना फौज में। ये होती क्या चीज है? ये कहां से आ गई? ये कौन लेके आता है इन चीजों में? इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल में पेंशन जो होती है वो अर्न्ड होती है, लोग कमाते हैं अपनी पेंशन, और जो चाहे वो खुद जब छोड़ के जाते हैं वो फौज को,
तब भी आप ये देखें कि ऐसा थोड़ी है कि आप रिजाइन करके और चले गए। ऐसा एक बोर्ड बैठता है, वो परमिशन देता है आपको जाने की, यू सर्व टिल द प्रेसिडेंट डिजायर्स दैट यू सर्व। ये सिविलियन सिस्टम नहीं है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो नहीं है। तो उसके इसलिए मेरे ख्याल में उनको अलग करना ठीक है। लेकिन फाइनली कहां से आ गया चाहता हूं कि ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल जी ने कहा है कि जब मेरे ख्याल में थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, वो ड्राफ्ट लेटर आएगा तो और समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ड्राफ्ट लेटर आता है उससे हो सकता है कुछ सुशांत, लेकिन कहां से आ गया ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मुद्दा? आज प्रीमेच्योर का रिटायरमेंट का मुद्दा जो मुझे लगता है दो कारणों से आया है। एक तो शायद जो पैसे का खर्च है उसको कम करने के लिए किसी ने इस तरह की सिफारिश दी है कि भाई इस तरह से पैसा कम किया जा सकता है अगर हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले लोगों को उससे बाहर कर दें। और दूसरा जो जैसा कि कुछ वेटरन्स कह रहे हैं कि लोगों को वेटरन्स को बांटने की कोशिश है कि वो लोग जिन्होंने कम नौकरी की है और वो लोग जिन्होंने पूरी नौकरी की है। पर एक जरूरी बात समझने की ये है जो एयर चीफ मार्शल त्यागी कह रहे थे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ज्यादातर अफसर अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर सरप्लस हैं, ऊपर के स्तर पर वैकेंसीज बहुत कम है, इसलिए लोग छोड़ते हैं। ब्रिगेडियर अमृत कपूर, अब क्या रुख होगा सैनिकों का? ये जैसे आउटराइटली 6 में से 5 डिमांड्स हमने रिजेक्ट की हैं। जैसे एयर मार्शल त्यागी ने बोला है कि एक उन्होंने कुछ जो आर्थिक सहायता है वो मेरे हिसाब से भी मैं उसको कहता हूँ एनहांस्ड पे पेंशन फिक्सेशन, ये OROP नहीं है और इसकी जो भी आगे प्रतिक्रिया होगी वो चलती रहेगी। और ये जो बाकी मुद्दे हैं उनको अगर और कुछ नहीं हमें मिलता तो लीगल रिकोर्स से हम उनको एड्रेस करेंगे। CK शर्मा साहब, लेकिन आपको रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वो इन मुद्दों को लेकर, आपको लगता है कि ड्राफ्ट आएगा तो उसमें इन मुद्दों पर और स्थिति साफ हो जाएगी? मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है रक्षा मंत्री में। इस रक्षा मंत्री से ज्यादा आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई इतना प्रो सर्विसेज नहीं बंदा देखा। सो मुझे पक्का पता है जबकि फाइनल चीज आएगी तो रक्षा मंत्री ने सब मुद्दे देख लिए होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ठीक, हैविंग सेड दैट, ये जो है ये 5 साल का जो है जो सभी ने कहा है, ये पहले 10 साल पे रिवाइज करते थे, 5 साल पे रिवाइज करना है। 1 रैंक 1 पेंशन कोई नहीं आया, वन टाइम इंक्रीज देके आप कह रहे कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन, कम से कम उसको क्लेम ना करो। लेकिन डॉक्टर अजय, आपकी सरकार ने ये भी नहीं किया, ये कहा गया है लगातार बीजेपी की तरफ से, जो उन्होंने कर दिया है सैनिकों के लिए। उन्होंने किया 95 में। देखिए सुमेरा जी, फिर से वही जो है फरेब की जो राजनीति है, 2004 से 2014 तक 7,500 करोड़ के आसपास जो है ठीक है पेंशन इंक्रीज की कोशिश की गई थी। अब तो मान के जा रहे हैं, लेकिन जब 3 साल लगा उसके परिभाषा, उसका जो डेफिनेशन फाइनल करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि बिहार चुनाव को देख करके ये सब ठीक है, आपके मुताबिक राजनीति की जा रही है। हमारे पास इस चर्चा के लिए भी इतना ही समय है, मुझे आपको ये रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को मान लिया है, उसको लागू कर दिया है, लेकिन सैनिक इस बात से खुश नहीं है। उनका कहना है कि उनकी ज्यादातर मांगों को माना नहीं गया और वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे हर रूप में।